गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, निर्मल क्यूटी की ऑनलाइन क्लासेस में मैं रानू गुप्ता आपका स्वागत करती हूँ। आज अधिगम के लिए आकलन के अंतर्गत मैं आपके सामने लेकर उपस्थित हूँ चिंतन के विकास के उपाय। देखिए, इससे पहले हमने चिंतन का अर्थ, परिभाषाएं, विशेषताओं के विषय में अध्ययन किया था कि चिंतन वास्तव में क्या है। चिंतन मनुष्य को संसार में सर्वश्रेष्ठ प्राणी घोषित करने वाली एक विशेषता है। मनुष्य की सबसे बड़ी विशेषता के रूप में चिंतन आता है कि जिस व्यक्ति का चिंतन स्तर उच्च लेवल का होता है, वह व्यक्ति अधिक अच्छी प्रकार से अब समाज में समायोजन कर सकता है। वह व्यक्ति अच्छी उन्नतिपूर्ण जीवन जीने का हकदार है। उससे अपेक्षा की जाती है, यानी कि समाज में हमारा जो परिक्षेत्र है, चाहे वह विद्यालय परिक्षेत्र हो, चाहे वह सामाजिक परिक्षेत्र हो, मनुष्य से उच्च चिंतन स्तर की अपेक्षा की जाती है। और उच्च चिंतन स्तर, व्यक्ति का चिंतन स्तर कहाँ से बढ़ता है? शिक्षा से। मैंने बताया आपको कि शिक्षा मनुष्य को अच्छा चिंतन करने के लिए प्रेरित करती है, प्रोत्साहित करती है। जिस व्यक्ति का चिंतन स्तर अच्छे लेवल का है, उच्च स्तरीय है, वह व्यक्ति जीवन में कभी भी उस व्यक्ति को जीवन में असफलता या हम कहें कि निंदा का सामना नहीं करना पड़ता है। वह व्यक्ति, अब हम कहें कि उस व्यक्ति को कि अपनी परेशानियों के या अपनी समस्याओं के समाधान के लिए किसी के सपोर्ट की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि चिंतन का जो मेन तथ्य है वह है समस्या के प्रारंभ से लेकर समस्या के अंत तक। समस्या का जो प्रारंभ होता है, वहीं से व्यक्ति का चिंतन स्तर भी प्रारंभ होता है। और जैसे जैसे इसमें प्रयत्न और भूल का सिद्धांत भी कार्य करता है कि आपने ऐसा सोचा, समस्या उत्पन्न हुई, आपने उस पर विचार करना प्रारंभ किया। और मैंने आपको चिंतन की विशेषताओं में बताया कि यह अनेक विकल्प हमारे सामने उपस्थित करता है। चिंतन तो अनेक विकल्पों के रूप में, उसमें से हम बेटर विकल्प को चूज करते हैं, चयन करते हैं और उसके अकॉर्डिंग अपना व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। उस व्यवहार में वह हमारा कब तक कितना सक्सेस होता है, इस पर डिपेंड करता है। तो उसमें से हम बहुत अच्छे रास्तों को, अच्छे सुधारात्मक तरीकों को अपनाते हुए उस समस्या के समाधान तक पहुंच जाते हैं। और वहाँ पर एक स्टेप ऐसा आता है कि हमारी जो चिंतन प्रक्रिया है वह वहाँ पर समाप्त हो जाती है। जैसे हम बात करते हैं तो इसके क्षेत्र की, तो चिंतन का जो क्षेत्र है वह बहुत व्यापक है, क्योंकि कोई भी मनुष्य इस संसार में कभी भी ऐसा नहीं है कि उसे किसी ना कोई समस्या ही ना हो, या एक समस्या खत्म हो गई तो अब उसके जीवन में उसे समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, उसे समस्याओं का सामना अवश्य करना पड़ता है। ये जरूर है, व्यक्ति के स्तर के अकॉर्डिंग समस्याएं छोटी हो सकती हैं और समस्याएं बड़ी हो सकती हैं। कई बार हमें व्यक्ति ऐसी समस्याओं से भी घिर जाता है कि उसका उपाय स्वयं को नहीं मिलता, उसका समाधान उसे स्वयं नहीं खोज पाता। तो इसके लिए उसे अपने साथियों की, अपने पारिवारिक जनों की, अपने सामाजिक मित्र बंधुओं की, सहयोगियों की आवश्यकता पड़ती है। वहाँ पे उनके द्वारा भी वह अनेक विकल्प अपनी समस्या के समाधान के लिए प्राप्त करता है और उन अनेक विकल्पों में से वह उच्च विकल्प का चयन समस्या के समाधान के लिए कर लेता है। तो ये मैंने आपको चिंतन के विषय में बताया। अब हम बात करते हैं कि चिंतन के विकास के उपाय। चिंतन के प्रकार के रूप में मैंने आपको 4 प्रकार इसके बताए। प्रत्यक्षात्मक चिंतन, प्रत्यात्मक चिंतन। प्रत्यक्षात्मक चिंतन क्या है? इस चिंतन का 4 प्रकार हमने बताए। प्रत्यक्षात्मक चिंतन, प्रत्यात्मक चिंतन, कल्पनात्मक चिंतन और तार्किक चिंतन।
प्रत्यक्षात्मक चिंतन, प्रत्यात्मक चिंतन, कल्पनात्मक चिंतन और तार्किक चिंतन। प्रत्यक्षात्मक चिंतन, इस चिंतन का संबंध पूर्व अनुभवों पर आधारित वर्तमान की वस्तुओं से होता है। जैसे माता पिता के पूर्व अनुभवों पर आधारित वर्तमान की वस्तुओं से होता है। पूर्व अनुभव, इसमें क्या काम आते हैं प्रत्यक्षात्मक में? पूर्व अनुभवों के आधार पर वर्तमान, पूर्व अनुभवों के आधार पर वर्तमान की वस्तुएं। अब बात आती है पूर्व अनुभवों के आधार पर वर्तमान की वस्तुओं में कि जैसे आपके माता पिता आपको घर पर छोड़कर जाते हैं, मार्केट के लिए जाते हैं या कहीं ड्यूटी करने के लिए जाते हैं, अपने सर्विस करने के लिए जाते हैं और आपको घर पर छोड़ जाते हैं। अब सिंपैथी के लिए आपके लिए एक दिन आपको चॉकलेट वह ले आए, तो अगली बार या दूसरे दिन नेक्स्ट डे जब वो जाएंगे तो बच्चा किस उम्मीद में घर बैठेगा? पूर्व अनुभव उसका ये कहता है कि माता पिता जब भी घर से बाहर जाते हैं हमें कोई ना कोई चीज़ लेकर आते हैं, यानी हमको चॉकलेट लेकर आते हैं, कोई खिलौना लेकर आते हैं। तो जब वे बाजार से लौटते हैं तो बच्चे के मन में ये प्रतिक्रिया बन जाती है उसके पूर्व अनुभवों के आधार पर कि मम्मी पापा मेरे लिए चीज़ लेके आए होंगे। तो ये चीज़ होती है प्रत्यक्षात्मक चिंतन, यानी वह पहले ही आपके आने से पहले ही वह अपनी विचारधारा बना लेता है कि अब माता पिता मम्मी पापा घर से बाहर गए हैं और लौटने पर वो मेरे लिए चीज़ लाए होंगे। अब वो लौटे हैं और मैं घर पे था तो वह मेरे लिए चीज़ लाए हैं। तो उसके मस्तिष्क में यह विचार आ जाता है और वह उसी कल्पना के आधार पर, उसी अनुभव के आधार पर वह दौड़ता हुआ अपने माता पिता के पास आता है और उनसे डिमांड करने लगता है। ये तो हो गया प्रत्यक्षात्मक चिंतन, यानी आपने खुद ने ऐसा देखा है कि ऐसा पहले हो चुका है, तो इस आधार पर इसे नाम दिया है प्रत्यक्षात्मक चिंतन। अब दूसरा आता है हमारा प्रत्यात्मक चिंतन, कॉन्सेप्चुअल थिंकिंग। प्रत्यात्मक चिंतन में देखिए, इस चिंतन का संबंध पूर्व निर्मित प्रत्यय होता है जिनकी सहायता से भविष्य के किसी निश्चय पर पहुंचा जाता है। कुत्ते को देख, पूर्व निर्मित प्रत्यय, इसमें क्या होता है? कोई पूर्व निर्मित प्रत्यय जिसमें भविष्य के अनुभव पर पहुंचा जाता है, भविष्य के किसी निश्चय पर पहुंचा जाता है। यानी कुत्ते को देखकर अपने मन में बालक प्रत्यय का निर्माण कर लेता है। जब वह भविष्य में कुत्ते को फिर देखता है तो उसकी ओर संकेत करता है कि यह क्या है, यह कुत्ता है। या फिर हम कहें कि जैसे चित्र में उसने किसी शेर को देख लिया है और उसने अपने मन में एक प्रत्यय स्थापित कर लिया है कि शेर की जो बनावट है वह ऐसी होती है, शेर ऐसा होता है। अब जब भी कहीं आप उसे, जैसे उसने शेर देखा है या फिर आप किसी चिड़ियाघर में गए, जू में जाते हैं, वहाँ बहुत सारे एनिमल्स आपको उसको दिखाते हैं, तो बच्चा अचानक से बोलता है दिस इज ए लॉयन, यह शेर है। तो वह उसको किसी ने नहीं बताया, लेकिन उसने पहले उसकी पिक्चर देख रखी थी और उसके माइंड में यह उसकी इमेज एक प्रत्यय के रूप में स्थापित हो गई और उसने उस प्रत्यय का जो उपयोग है वह भविष्य में कर लिया। भविष्य उसका वो है जहाँ वह जू घूम रहा है, तो वहाँ पर उसने अपने उस पहले निर्मित प्रत्यय का प्रयोग कर लिया है। तो ये होता है प्रत्यात्मक चिंतन। इसमें आप पहले कोई चीज़ कर चुके हैं या पहले आपने कोई मूवी देखी है, उसमें आपने ऐसा सीन देख लिया है, कोई ऐसा डायग्राम देख लिया है, कोई ऐसी चीज़, ऐसी घटना घटित होते हुए देख ली है, तो उसको आप एक प्रत्यय के रूप में अपने माइंड में स्थापित कर लेते हैं। और माइंड में स्थापित करने के बाद जब इन फ्यूचर आपका कहीं ऐसी चीज़ों से सामना होता है तो आप उस प्रत्यय को, वह प्रत्यय आपके माइंड में रिवाइज हो जाता है, तो उसे बोलते हैं हम प्रत्यात्मक चिंतन। देखिए, इस चिंतन में भी भाषा और नाम का प्रयोग किया जाता है। किसमें? प्रत्यात्मक चिंतन में। अब बात आती है कल्पनात्मक चिंतन की।
कल्पनात्मक चिंतन, इस चिंतन का संबंध पूर्व अनुभवों पर आधारित भविष्य से होता है। पूर्व अनुभवों पर आधारित भविष्य से इस जो कल्पनात्मक चिंतन है इसमें भी ये इससे संबंधित है प्रत्यक्षात्मक से पूर्व अनुभवों पर आधारित भविष्य से। पूर्व अनुभवों पर आधारित ये भविष्य से होता है। पूर्व अनुभवों पर आधारित भविष्य से कैसे होता है कि वही चीज़ है कि बालक को आपने घर से बाहर जाने पर आपने उसे घर पर रोकने के लिए एक चॉकलेट दे दी या फिर आप उसके लिए कोई ऐसी सामग्री लेकर आए जो उसको अच्छी लगती है, तो वह उसकी कल्पना जब आप नेक्स्ट टाइम ऐसा करते हैं तो वह उसकी कल्पना अपने माइंड में बना लेता है कि जब भी माता पिता जाएंगे और मैं अगर घर पे रोकूंगा या घर पे रुकूंगी तो मेरे लिए वह कुछ ना कुछ लेकर आएंगे। तो वह कल्पनात्मक चिंतन यहाँ पर हो गया कि किस कल्पना हमने बना ली कि वास्तव में अगर ऐसा होता है तो मेरे साथ ऐसा हो सकता है, होगा, निश्चित रूप में होगा। तो वह कल्पना करना स्टार्ट कर देता है। अगला है तार्किक चिंतन, जिसे हम बोलते हैं लॉजिकल थिंकिंग। यह सबसे उच्च प्रकार का चिंतन होता है, तार्किक चिंतन। इसका संबंध किसी समस्या के समाधान से होता है। जॉन डीवी ने इसको विचारात्मक चिंतन की संज्ञा दी है। चिंतन की प्रक्रिया में इसमें प्रमुख भूमिका रहती है प्रयत्न और भूल की। किसमें? तार्किक चिंतन में प्रयत्न और भूल की इसमें क्या रहती है प्रक्रिया? प्रमुख भूमिका जो रहती है इसमें वह रहती है प्रयत्न और भूल की। यानी कि इसमें जैसे तार्किक चिंतन रहता है, लॉजिकल चिंतन रहता है कि जैसे हमने मोटरसाइकिल चला रहे हैं, हम बाइक चला रहे हैं, तो हमारे माइंड में ये तर्क रहता है कि अगर हमने इस स्पीड से ज़्यादा मोटरसाइकिल चलाई है या जैसे 100 या उस पर हमने 80 से 100 के बीच में अगर हमने इसकी रेस रखी है तो हमें दुर्घटना होने का चांस रहेगा। तो ये हमारा लॉजिक है कि वास्तव में स्पीड तेज होगी तो हम संभल नहीं पाएंगे और हम दुर्घटनाग्रस्त हो जाएंगे। या फिर आपने देखा होगा कि कई बार रोड पे जो बोर्ड लगे रहते हैं उन पे लिखा होता है सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। तो या फिर कृपया धीरे चलें, आगे गहरा मोड़ है। तो वो चीज़ क्या है, लॉजिकल थिंकिंग की है कि सड़क निर्माण करते समय ही इंजीनियरों के द्वारा इस प्रकार की चेतावनियाँ वहाँ लिखवा दी गई हैं सोच के ही पहले से कि कोई व्यक्ति दुर्घटनाग्रस्त ना हो, क्योंकि वास्तव में यहाँ पर मोड़ है, यहाँ ये दुर्घटना स्थल हो सकता है, बन सकता है लापरवाही की वजह से। तो इस प्रकार का लॉजिकल थिंकिंग यहाँ पे काम करती है। तो इस प्रकार चिंतन के हमारे 4 टाइप्स होते हैं: प्रत्यक्षात्मक चिंतन, प्रत्यात्मक चिंतन, कल्पनात्मक चिंतन और तार्किक चिंतन। चिंतन व्यक्ति को समस्याओं का समाधान करना सिखाता है। चिंतन व्यक्ति के दिमाग में वर्तमान समस्याओं से संबंधित तर्क स्थापित करना सिखाता है। उसकी जो विवेक शक्ति है उसको वह बढ़ावा देता है। उसको नए अनुभवों से उसका संपर्क करना सिखाता है। कौन? चिंतन। चिंतन के 4 प्रकारों के माध्यम से हम जान सकते हैं कि अगर हम किसी वस्तु से डरते भी हैं तो वह क्यों डरते हैं, क्योंकि हमने उसकी, जैसे अब हमने कहा कि मैंने ये कह दिया कि अंधेरे में मुझे डर लगता है। अब चाहे किसी को डर लगता है या नहीं लगता है सामने वाले को, लेकिन अगर मैंने ये कहा कि इस कमरे में नहीं जाना, इसमें डर लगता है रात को, तो चाहे वह व्यक्ति डरता नहीं हो लेकिन उसके माइंड में एक प्रत्यय बन गया है कि वास्तव में इसमें डर लगता होगा। तो अंधेरे में जब अगर वह संयोगवश वहाँ पहुँच जाता है उस कमरे में, तो ऑटोमेटिक ही डर की अनुभूति उसे होने
लग जाती है। तो इस प्रकार के चिंतन हैं। चिंतन के सोपानों का अध्ययन हम कर चुके थे, जिसमें 4 सोपान मुझे उसने बताए हैं। समस्या का आकलन करना, सबसे पहले मैंने ये कहा था कि समस्या के प्रारंभ होने के साथ ही समस्या के अंत तक यह चिंतन प्रक्रिया निरंतर रूप से चलती रहती है। तो सबसे पहले जब समस्या चिंतन का प्रारंभ होता है, जब समस्या हमारे सामने आती है तो हमारे द्वारा उसका आकलन किया जाए कि वास्तव में समस्या किस चीज़ से संबंधित है, समस्या के उत्पन्न होने के क्या कारण रहे हैं, ये वास्तव में क्या चीज़ है, किस रूप में समस्या हमारे सामने आई है। तो इस प्रकार फर्स्ट स्टेप के रूप में हम समस्या के सोपान में हम समस्या का आकलन करते हैं। दूसरा है संबंधित तथ्यों का आकलन। संबंधित तथ्यों के आकलन में ये है कि कलेक्शन ऑफ डाटा, समस्या को समझने के बाद उन तथ्यों से एकत्र किया जाता है जो समस्या का कारण खोजने में सहायक होते हैं। कारण खोजने में सहायक होते हैं, डाटास कलेक्ट किए जाते हैं कि वास्तव में समस्या अगर यह उत्पन्न हुई, अचानक किसी को बिजनेस में बहुत लंबा घाटा हो गया है, उसे हानि हुई है, वह कगार पर आकर खड़ा हो गया है, तो हम उसके विषय में डाटास कलेक्ट करते हैं कि वास्तव में यह जो हानि हुई है उसके कारण क्या रहे हैं, कौन कौन से ऐसे तथ्य हैं जो इसके लिए जिम्मेदार हैं। फिर है निष्कर्ष पर पहुंचना। तथ्यों का संकलन जब किया जाता है, डाटा का कलेक्शन जब किया जाता है, तो तथ्यों का विश्लेषण भी किया जाता है, निष्कर्ष पर पहुंचा जाता है कि वास्तव में इन्हीं कारणों की, वास्तव में फैक्ट कारण ये है और इसके कारण ये समस्या उत्पन्न हुई है। और लास्ट में है निष्कर्ष का परीक्षण करना। हम जो उसका समाधान ढूंढते हैं उसको हम अप्लाई कर देते हैं उस समाधान को कि इस समाधान के द्वारा इस समस्या का निराकरण इस प्रकार से किया जा सकता है। तो ये हो गया हमारे इसके स्टेप्स ऑफ थिंकिंग। फिर है चिंतन के विकास के उपाय, मेथड्स ऑफ डेवलपिंग थिंकिंग। देखिए क्रो एंड क्रो कहते हैं, इस पर क्रो एंड क्रो के शब्दों में चिंतन के विकास के उपाय। क्रो एंड क्रो कहते हैं स्पष्ट चिंतन की योग्यता सफल जीवन के लिए स्पष्ट चिंतन की योग्यता सफल जीवन के लिए आवश्यक है। सफल जीवन के लिए स्पष्ट चिंतन की योग्यता सफल जीवन के लिए आवश्यक है। जो लोग कृषि या किसी मानसिक कार्य में दूसरों के आगे होते हैं, जो लोग कृषि या मानसिक कार्य में किसी मानसिक कार्य में दूसरों के आगे होते हैं, वे अपनी प्रभावशाली चिंतन की सभ्यता में साधारण व्यक्तियों से श्रेष्ठ होते हैं।
स्क्रू एंड क्रो। देखिए इन्होंने चिंतन के विकास के उपाय के विषय में क्या लिखा है, कैसे विकास किया जा सकता है कि स्पष्ट चिंतन की योग्यता सफल जीवन के लिए आवश्यक है। मैंने आपको ये बताया कि जिसका चिंतन स्तर उच्च लेवल का होता है वह व्यक्ति अपने जीवन में बहुत उन्नति करता है। जिसमें चिंतन करने की उच्च चिंतन की योग्यता विद्यमान है उन व्यक्तियों को जीवन में किसी जो भी समस्या आती है उनका समाधान के लिए किसी दूसरे के पास भटकना नहीं पड़ता है, किसी पर आश्रित नहीं रहना पड़ता है, उनके जीवन में सफलता आसानी से उन्हें मिल जाती है। जो लोग कृषि या मानसिक कार्य में दूसरों के आगे होते हैं वे अपनी प्रभावशाली चिंतन की सभ्यता में साधारण व्यक्तियों से श्रेष्ठ होते हैं। नॉर्मल जो व्यक्ति होते हैं या हम कहें कि जो व्यक्ति किसी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, जैसे कृषि से जुड़े हुए हैं या किसी मानसिक कार्य वाले जैसे मैकेनिक हैं, मजदूर हैं, ये जो व्यक्ति हैं ये क्या है अपने माइंड का उपयोग करते हैं और जितना हम कहें कि जितना हम अपने माइंड की एक्सरसाइज करते हैं उतना ही हमें अच्छा रिजल्ट प्राप्त होता है, हमारी चिंतन प्रक्रिया उतनी ही डेवलप होती है। तो वे अपनी प्रभावशाली चिंतन की सभ्यता में आम लोगों से जो साधारण व्यक्ति हैं जो इस प्रकार के किसी क्षेत्र से जुड़े हुए नहीं हैं उनसे ज़्यादा श्रेष्ठ होते हैं। तो ये तो उन्होंने परिभाषा दी है। इसका संदेश चिंतन का महत्व तो स्पष्ट हो जाता है। अतः आवश्यक है कि शिक्षक बालकों के चिंतन शक्ति अब हमें क्या आवश्यक है कि बालकों की जो चिंतन की योग्यता है उसको इस बालकों में जो चिंतन की योग्यता है उसको विकसित करने के लिए किसका उत्तरदायित्व है? शिक्षक का। शिक्षक का उत्तरदायित्व बनता है कि बालकों में वह चिंतन की योग्यता को विकसित करे। ये पूरी जिम्मेदारी किसकी है? शिक्षक की, क्योंकि जो चिंतन का क्षेत्र है वह डायरेक्ट किससे जुड़ा हुआ है? शिक्षा से जुड़ा हुआ है। जो शिक्षित व्यक्ति होगा उसका चिंतन स्तर जो साधारण व्यक्ति है उनसे ज़्यादा श्रेष्ठ होगा, वह ज़्यादा अपने आप को परिस्थितियों के लिए तैयार कर पाता है। तो शिक्षक का यह दायित्व बनता है कि वह बालकों में उच्च चिंतन की क्षमता को डेवलप करे। अब देखिए वह बालकों में चिंतन की योग्यता को डेवलप करने के लिए निम्न प्रकार के प्रयास कर सकता है। क्या प्रयास कर सकता है? क्या उपाय वह कर सकता है? वह देखिए एक शिक्षक के रूप में मैं आपको बता रही हूँ कि एक शिक्षक क्या उपाय कर सकता है। पहला है भाषा चिंतन के माध्यम और अभिव्यक्ति की आधारशिला है। जो भाषा है भाषा चिंतन के माध्यम और भाषा चिंतन के माध्यम और अभिव्यक्ति की आधारशिला है। अतः शिक्षक को बालकों के ज्ञान में वृद्धि करनी चाहिए। भाषा चिंतन के माध्यम और अभिव्यक्ति की आधारशिला है। जो भाषा होती है, क्योंकि भाषा हमारी जो परिष्कृत होती है, भाषा जो हमारी परमार्जित होती है, जो हमारी साहित्यिक भाषा होती है, वह हमें शिक्षा से प्राप्त होती है और शिक्षा चिंतन को डेवलप करती है। तो यही है
भाषा है वह चिंतन के माध्यम और अभिव्यक्ति की आधारशिला है। व्यक्ति, मैंने पहले भी आपको बताया कि व्यक्ति जैसा सोचता है वैसी ही उसकी अभिव्यक्ति होती है, उसके विचार जैसे होते हैं वैसा ही उन विचारों को वह प्रयुक्त करता है, वही उसकी भाषा कहलाती है। तो भाषा के माध्यम से ही, जैसे हम किसी से 5 मिनट के लिए बात करते हैं, 10 मिनट बात करते हैं, 15 मिनट बात करते हैं, जो भी हम जितनी बार जिस व्यक्ति से मिलते हैं, तो वह अपने बारे में हमें नहीं बताता। उसकी जो भाषा है, उसकी जो अभिव्यक्ति है, भाषाई तौर पर जो वह अभिव्यक्त करता है, जो वह बोलता है, वह हमें उसके बारे में परिचित कराती है। हम उसकी भाषा से ही अंदाज लगा सकते हैं कि यह किस क्षेत्र से संपर्क रखता है। एक हम बात बताएं कि जैसे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ये जो चारों दिशाओं के जो व्यक्ति हैं हम अगर बात करते हैं राजस्थान की, तो राजस्थान के चारों दिशाओं के लोगों को हम कैसे पहचानेंगे? एक तो उनकी कल्चर के द्वारा, एक तो उनकी संस्कृति के द्वारा, और संस्कृति तो बाद में है उनके पहनावे ओढ़ावे से, और दूसरा हम उनके विशेष परिक्षेत्र का, जिस प्रदेश के वो हैं, जिस क्षेत्र से वे बिलोंग करते हैं, तो उस क्षेत्र का पता हमें किससे लग जाता है? उनकी भाषा से, उनके बोलने के तरीक़ों से हमें उनके विषय में पता चल जाता है, चाहे वो हमें बताएं या नहीं बताएं कि वो कहाँ के हैं। एक एग्ज़ाम्पल आपको दूं कि जैसे मैं यहाँ से गई थी पश्चिमी राजस्थान की तरफ, जहाँ मेरे हस्बैंड का ट्रांसफ़र हुआ था, वहाँ मैं गई थी, तो वहाँ मेरी पहचान मेरी भाषा से ही हो जाती थी। यानी हम लोग बोलते थे, इवन हम किसी शॉपकीपर पर कोई सामान लेने जाते थे, ज़रूरत के लिए वो सामान भी खरीदने जाते थे, तो वह शॉपकीपर भी हमारी भाषा से हमें पहचान लेता था कि आप यूपी के हो, जबकि हम यूपी के नहीं हैं, लेकिन अपने हिंडौन जो परिक्षेत्र है वह यूपी से टच में आता है, भरतपुर से टच आता है, और भरतपुर सबसे क्लोज है यूपी के, उसकी सीमा ज़्यादा लगती है, सबसे पास की सिटी है, तो वह हमें पहचान लेते थे। तो भाषा आपकी अभिव्यक्ति के लिए, आपके विचारों से परिचित कराने के लिए सबसे सशक्त माध्यम के रूप में कार्य करती है। तो अतः शिक्षकों को बालकों को ऐसा ज्ञान देना चाहिए, यानी ज्ञान देते समय उनके जो भाषाई अभिव्यक्ति है उसको सुदृढ़ करना चाहिए। बालकों की भाषाई अभिव्यक्ति को शिक्षक को क्या करना चाहिए? सुदृढ़ता प्रदान करनी चाहिए, जिससे कि यानी कि अधिकाधिक रूप में उसको ऐसा मंच देना चाहिए जहां बालक अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकें। क्योंकि देखिए, एक अगर आप टीचिंग प्रोफेशन में आ गए हैं, तो आप में एक तो विचार व्यक्ति का आपके अंदर टैलेंट होना चाहिए। जो भी आप पढ़ते हैं, किताबी ज्ञान एक अलग बात है, लेकिन जो आपने पढ़ा है, जो आपने किताबों से ग्रहण किया है, उसे अपनी ही भाषा में, यानी कि अगर मैं हिंदी भाषी हूँ और मुझसे कोई इंग्लिश में मुझसे बात करेगा, या किसी बिंदु को मुझे, किसी टॉपिक को, किसी सिलेबस को मुझे इंग्लिश में समझाने की कोशिश करेगा, तो दिस इज़ नॉट पॉसिबल। यानी कि मैं उसे समझ ही नहीं पाऊँगी। समझ इसलिए नहीं पाऊँगी क्योंकि वह मेरी मातृभाषा से, मेरी जो भाषा है उसके अकॉर्डिंग नहीं है। हाँ, उसमें से मैं मेन अगर वह, क्योंकि अंग्रेजी हमारे साइड में चलती है हिंदी के, तो उसके मेन जो कंसेप्ट हैं उनको मैं समझ लूँगी, लेकिन डीपली अध्ययन मुझे अपनी भाषा में ही करना पड़ेगा। उसे पूरी तरह अगर मुझे समझना है तो उसका अध्ययन मुझे हिंदी में ही करना पड़ेगा। तो यही बात है कि अगर आप टीचिंग प्रोफेशन को अपना रहे हैं तो आपकी भाषा व्यक्ति पूरी तरह से सुदृढ़ होनी चाहिए। यही कारण है कि जो टीचर बनने से पहले जो बीएड क्लासेस होती हैं उनमें स्टूडेंट को लेसन के लिए भेजा जाता है कि आप जिस प्रोफेशन में आप जा रहे हैं वहाँ आपको किस प्रकार से अपनी भाषा का प्रयोग करना है, किस प्रकार से आपको अपनी अभिव्यक्ति देनी है, अपने आप को अभिव्यक्त करना है, वह आप पहले ही सीख लो। तो भाषा एक विचार अभिव्यक्ति का माध्यम है, एक आधारशिला है, चिंतन के माध्यम और अभिव्यक्ति की आधारशिला है। व्यक्ति जैसा सोचता है वैसा ही वह रिप्रेजेंट करता है, वैसे ही उसके कार्य होते हैं। आपका जो व्यवहार है वह आपके चिंतन के आधार पर ही आगे बढ़ते हैं। आप जैसा सोचते हैं आपके द्वारा किए गए कार्य भी उसी रूप में आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तो इस प्रकार शिक्षकों के ऊपर जो मेन जिम्मेदारी है
वही यही है कि वह बालकों के ज्ञान में वृद्धि करे। और ज्ञान में वृद्धि क्यों की जाती है? जिससे कि बालकों की चिंतन शक्ति को बढ़ावा दिया जा सके, उसकी चिंतन शैली को बढ़ावा दिया जा सके, उसका विकास किया जा सके, उसमें तर्क और विवेक करने की शक्ति डेवलप की जा सके। आगे हम इसके विषय में अगली क्लास में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।